जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा इक्वल एमएसपी केस की सुनवाई के बारे में। दोस्तों जो लास्ट सुनवाई हुई थी उड़ीसा हाईकोर्ट में, वो हुई थी 22 सितंबर 2025 को। इस सुनवाई में क्या हुआ, सरकारी वकीलों ने क्या कहा, इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा ऑर्डर दिखाकर। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट के बारे में। जी हां दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट आया है केएसबी की वेबसाइट के बारे में। क्या है पूरा अपडेट, आगे जानकारी दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जो पेंशन बिल्कुल ठीक ले रहे हैं, लेकिन फिर भी पेंशनर्स को कंफ्यूजन है, क्या हमें पेंशन ठीक मिल रही है या फिर गलत मिल रही है। ऐसे दोस्तों एक पेंशनर है जिनका रैंक है सूबेदार, इन्होंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली पेंशन की जांच कराने के लिए। तो दोस्तों पीसीडी स्पर्श ने लेटर जारी करा है, पेंशनर को बताया है कि आपको पेंशन ठीक मिल रही है या फिर गलत मिल रही है। अगर आपको पेंशन पे कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल सकते हैं। पीसीडी स्पर्श आपको बताएगा कि आपको पेंशन ठीक मिल रही है या फिर गलत मिल रही है। ऐसे दोस्तों एक लेटर आया है पीसीडी स्पर्श का, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। दोस्तों एक खबर आ रही है जी बिजनेस की, इन्होंने बताया है कि 8वें वेतन आयोग में भी लागू हो सकता है 7वें वेतन आयोग वाला पे मैट्रिक्स। जल्दी लाने की तैयारी में सरकार, जाने कितनी बढ़ेगी सैलरी पेंशन। जी हां दोस्तों, जी बिजनेस हिंदी ने एक खबर दी है जिसमें इन्होंने बताया कि भारत सरकार 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स बिल्कुल वैसे ही देगी जैसे कि 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स थी। जी हां दोस्तों, थोड़ा बहुत चेंज कर देगी 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में, लेकिन पूरी पे मैट्रिक्स आपकी हो सकती है 8 सीपीसी की जैसे कि 7 सीपीसी की थी। और कितनी पे पेंशन आपकी बढ़ेगी, क्या रहेगा पूरा स्ट्रक्चर, इसकी जानकारी इन्होंने दी है। तो दोस्तों क्या है इनकी पूरी डिटेल, क्या है जानकारी, आगे दूंगा। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है 34.1% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां, इंफॉर्मेशन उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं या फिर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट जानकारियां, एडवांस जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, फ्री में आप वीडियो देखें और फ्री में आप चैनल सब्सक्राइब करें। एक और मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उसका परसेंटेज है 65.9%। तो दोस्तों इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सटीक, ऑथेंटिक, सही जानकारियां ही दी जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इक्वल एमएसपी की सुनवाई के बारे में। जी हां दोस्तों जो लास्ट सुनवाई थी उड़ीसा हाई कोर्ट में, वो सुनवाई थी इक्वल एमएसपी की 22 सितंबर 2025 को। अब दोस्तों इसमें सरकारी वकीलों ने क्या कहा, ये मैं आपको जानकारी देता हूं। मिस्टर आर के महापात्र लर्न सीनियर पैनल काउंसिल सबमिट। जी हां दोस्तों मिस्टर आर के महापात्र सरकारी वकील है। जी हां दोस्तों, जो दोस्तों अपना रिप्रेजेंटेशन रख रहे हैं कोर्ट में इक्वल एमएसपी पे। लर्न सीनियर पैनल काउंसिल सबमिट द ब्रीफ हैज बीन इंटरेस्टेड टू हिम। जी हां दोस्तों, जो आर के महापात्र जी हैं, जो सरकारी वकील है, उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। फिर क्या लिखा है दोस्तों, एंड फाइल ए मेमो ऑफ अपीयरेंस इन द कोर्ट। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई कोर्ट में। फिर दोस्तों दूसरा पैरा का लिखा है, तीसरा पैरा का लिखा है, अकॉर्डिंगली ही प्रेज फॉर 4 वीक्स टाइम टू फाइल द काउंटर एफिडेविट। जी हां दोस्तों, फिर दोस्तों सरकारी वकील ने टाइम मांगा 4 वीक्स का। क्यों टाइम मांगा? काउंटर एफिडेविट डालने के लिए। जी हां दोस्तों, सरकारी वकील को एविडेंस रखने हैं, सरकारी वकील को एविडेंस रखने हैं कि सरकार
क्यों नहीं कर रही इक्वल एमएसपी जेसीओस ओआरएस की? पूरा मसला क्या है? तो दोस्तों यहां पर सरकारी वकील ने 4 हफ्ते का टाइम मांगा है, 4 वीक्स का टाइम मांगा है काउंटर एफिडेविट डालने का। सिंस द रिट पिटीशन ऑल इज ऑफ द ईयर 2017। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जो ये रिट पिटीशन है ये अभी की रिट पिटीशन नहीं है, ये दोस्तों 2017 से चल रही है। टाइम ग्रांटेड इज पेरेम्पेटरी। जी हाँ दोस्तों कोर्ट ने यहाँ पे सरकार को टाइम दिया है, 4 वीक का यहाँ पे टाइम दिया है और दोस्तों इस सुनवाई को आगे बढ़ा दिया है, यानी कि एक नई डेट दे दी है। द मैटर बी लिस्टेड इन द वीक कमेंसिंग फ्रॉम 3 नवंबर 2025। जी हाँ दोस्तों, अब अगली तारीख हो गई है 3 नवंबर 2025 की। दोस्तों पिछली जो सुनवाई हुई थी उसमें भी सरकारी वकील ने टाइम मांगा था, इस वाली सुनवाई में भी सरकारी वकील ने टाइम मांग लिया। सरकारी जो वकील है वो अपने एविडेंस सबमिट नहीं कर रहा, वो टाइम मांग रहा है हर एक सुनवाई में, यानी केस को वो आगे बढ़ा रहा है, टाल रहा है। ऐसा क्यों? जो पिछली सुनवाई हुई थी दोस्तों उसमें भी सरकारी वकील ने टाइम मांगा था और जो ये सुनवाई हुई इसमें भी टाइम मांगा है, यानी केस को वो आगे ही बढ़ा रहा है। इस बेस पर दोस्तों जो कोर्ट है वो तारीख पे तारीख दे रहा है। दोस्तों ये गलत है। जल्द से जल्द जो सरकारी वकील है उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे ताकि दोस्तों इस पे सुनवाई हो सके गहराई से। तो दोस्तों एक और डेट मिल गई है 3 नवंबर 2025 की। और दोस्तों इससे पहले जो वकील थे मिस एस पाट्रो, उनका नाम ही हटा लिया गया लिस्ट से। तो दोस्तों ये अभी तक की ताजा पोजीशन है इक्वल एमएसपी पर। उड़ीसा हाई कोर्ट में एक और सुनवाई की डेट मिल गई है इक्वल एमएसपी पर, वो है 3 नवंबर 2025 को। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट के बारे में। नोटिस फॉर एक्स सर्विसमैन, केएसबी केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेबसाइट अब फुली फंक्शनल है। अब आप बिना किसी दिक्कत के सभी वेलफेयर स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों केएसबी की वेबसाइट अब फुली ऑपरेशनल है, बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। अगर वेलफेयर से जुड़ी कोई भी आप स्कीम या फिर कोई चीज आप करना चाहते हैं तो आप केएसबी की वेबसाइट पे कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेडलाइन एक्सटेंड की गई है, रिवाइज टाइमलाइन जल्दी ही अनाउंस होगी। जी हाँ दोस्तों, जो आपने एप्लीकेशन डाल रखी थी, जो आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं वो आप सही से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केएसबी के वेबसाइट पे आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों एक ये अपडेट दी केएसबी की वेबसाइट के बारे में। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक पेंशनर थे जिनका रैंक है सूबेदार, 28 साल इनकी सर्विस है। इनको लग रहा था कि शायद मुझे पेंशन गलत मिल रही है, जिसके लिए उन्होंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली। तो दोस्तों पीसीडी स्पर्श की तरफ से क्या जवाब आया? विथ रेफरेंस टू अबव रिप्रेजेंटेशन वेयरइन यू हैव रिप्रेजेंटेड टू दिस ऑफिस रिगार्डिंग रिवीजन ऑफ योर सर्विस पेंशन एज पर दिस ऑफिस सर्कुलर 555। जी हाँ दोस्तों, इनको शिकायत थी ओआरओपी 1 की, ओआरओपी 2 की, ओआरओपी 3 की और सर्कुलर 570 की। इनको लग रहा था कि शायद मुझे एरियर नहीं मिला या फिर मेरी पेंशन सही नहीं है। तो दोस्तों पीसीडी स्पर्श ने बताया द केस हैज बीन एग्जामिन्ड, रिकॉर्ड हेल्ड एट दिस एंड एट it is observed that your pension has been revised time to time and you are getting pension at the correct rate of 31,529 as per this office circular 570 dated इतना। पीसीडी स्पर्श ने बताया कि जो आपको पेंशन मिल रही है कितनी, 31,529, वो आपको ठीक पेंशन मिल रही है। टाइम टाइम पर आपकी पेंशन रिवाइज हम करते गए हैं, पेंशन में कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने हवाला दिया सर्कुलर 570 का, फिर 666 सर्कुलर का, फिर ओआरओपी 3 का। इन्होंने बताया कि आपको जो पेंशन दी जा रही है वो बिल्कुल ठीक पेंशन दी जा रही है। साथ ही साथ जो ओआरओपी 3 है वो आपके लिए बेनिफिशियल पेंशन नहीं है। ओआरओपी 3 में आपकी पेंशन नहीं बढ़ी, इसलिए आपकी पेंशन प्रोटेक्टेड है और आप पुरानी ही पेंशन ले रहे हैं, लेकिन जो आपको पेंशन दी जा रही है वो बिल्कुल सही है। Regarding migration of pension account to Sparsh, you will be intimated on your registered mobile number with the bank at the time of migration। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताते हैं कि जब आपका माइग्रेशन हुआ स्पर्श पे तो उसके बाद आपको मैसेज भी दिया गया कि आपका माइग्रेशन कर दिया गया है स्पर्श पे। तो स्पर्श के थ्रू
जो आपको पेंशन दी जा रही है, पीसीडी के थ्रू जो आपको पेंशन दी जा रही है, वो बिल्कुल सही पेंशन दी जा रही है। तो दोस्तों अगर आपको भी अपनी पेंशन की जांच करानी है तो डायरेक्टली आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल सकते हैं। पीसीडी स्पर्श आपको बता देगा कि आपको पेंशन बिल्कुल ठीक मिल रही है या फिर गलत मिल रही है। साथ ही साथ अगर कोई एरियर आपको नहीं मिला तो उसके बारे में भी पीसीडी स्पर्श आपको बता देगा लेटर देकर, जैसे ये लेटर लिखकर बताया एक सूबेदार को। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है 8 सीपीसी के बारे में। 8वें वेतन आयोग में भी लागू हो सकता है 7वें वेतन आयोग वाला पे मैट्रिक्स। जल्दी लाने की तैयारी में सरकार, जाने कितनी बढ़ेगी सैलरी पेंशन। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया कि जिस तरीके से 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स बनी थी, तो ठीक इसी तरीके से 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स भी 8 सीपीसी में आपको देखने को मिल सकती है। यानी 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स बिल्कुल वैसे ही हो सकती है जैसे कि 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स थी। 8th पे कमीशन अपडेट। सरकार 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स को ही आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। नए फिटमेंट फैक्टर 1.92 से न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 से बढ़कर हो जाएगा 34,200। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया कि जिस तरीके से 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स थी, तो सरकार उसी 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स को आगे बढ़ा देगी 8 सीपीसी में और फिटमेंट फैक्टर लागू कर देगी 1.92, जिससे आपकी बेसिक हो जाएगी 18,000 से बढ़कर 34,200। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर है। 8वें वेतन आयोग को लेकर अंदर खाने से जो चर्चा निकल रही है वो ये है कि इस बार भी सैलरी तय करने का फॉर्मूला नया नहीं होगा। जी हां दोस्तों, सरकार कोई नया फॉर्मूला नहीं बनाएगी। जो पहले से चलता आ रहा है फॉर्मूला, उसी में कुछ चीजें अपडेट कर देगी। जी हां, 7वें वेतन आयोग में इस्तेमाल हुआ पे मैट्रिक्स ही 8वें वेतन आयोग में भी बेस बनेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इसमें नया फिटमेंट फैक्टर और लेवल मर्जिंग जैसे अपडेट जुड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, सरकार ज्यादा मेहनत नहीं करेगी 8 सीपीसी में, क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट है 7 सीपीसी की वो बन रखी है, बस उसी में कुछ चीजें अपडेट कर देगी। जी हां दोस्तों, ये भी हो सकता है कि 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में लेवल जो है, जो पे लेवल है, उसको मर्ज कर दे। और दोस्तों इसी के साथ साथ जो पहले से 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स चल रही है उसी को आगे बढ़ा दे 8 सीपीसी में। बस एक छोटा सा चेंज होगा, वो होगा फिटमेंट फैक्टर का। पहले आपको 2.57 मिला था 7 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर, अब हो सकता है कि इस बार 8 सीपीसी में आपको 1.92 मिल जाए। क्यों दोहराया जा रहा है 7 सीपीसी का फॉर्मूला? 7वें वेतन आयोग का पे मैट्रिक्स इतना आसान और समझने लायक बनाया गया था कि पुराने पे बैंड और ग्रेड पे की सारी उलझन खत्म हो गई। 18 लेवल वाले 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स बनी थी। जी हां दोस्तों, 7 सीपीसी में जो लेवल थे वो थे 1 से लेके लेवल 18 तक। 7 सीपीसी की जो पे मैट्रिक्स थी वो बहुत ही आसान थी। उसमें ग्रेड पे का कोई सिस्टम नहीं था, ग्रेड पे को हटा लिया गया था, इसलिए समझना आसान था 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स बना तो ली गई थी, लेकिन विसंगतियां बहुत शामिल थी, प्रॉब्लम बहुत थी पेंशन पे। तो दोस्तों सरकार को इसको भी ठीक करना पड़ेगा 8 सीपीसी में। इस पे मैट्रिक्स ने हर कर्मचारी को साफ पता दे दिया था कि उसकी बेसिक सैलरी कहां से कहां तक जाती है। अब सरकार इसी स्ट्रक्चर को 8वें वेतन आयोग में भी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जी हां दोस्तों, इसमें बताया कि जिस तरीके से 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स बनी थी, सरकार उसी में काट छाट कर देगी 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स बनाने के लिए। फिर क्या लिखा है? डॉक्टर एक्रोइड का जादुई फॉर्मूला। फिर उन्होंने बात करी है डॉक्टर एक्रोइड फॉर्मूला की। यह पूरा मैट्रिक्स खड़ा है एक मशहूर फॉर्मूले पर, डॉक्टर वेलिस एक्रोइड फॉर्मूला। जी हां दोस्तों, डॉक्टर वेलिस एक्रोइड फॉर्मूला है जो दोस्तों काम करता है मिनिमम पे पे काम करता है डॉक्टर एक्रोइड फॉर्मूला। यह फॉर्मूला बताता है कि एक आम भारतीय को न्यूनतम वेतन कितना मिलना चाहिए, एक मिनिमम पे कितनी मिलनी चाहिए आईएलसी नॉर्म्स के आधार पर, ताकि उसकी बेसिक जरूरतें पूरी हो। इसी से तय होता है कि न्यूनतम वेतन और वहीं से पूरे पे मैट्रिक्स की सीढ़ी बनती है। जी हां दोस्तों, जो डॉक्टर एक्रोइड फॉर्मूला है वो आईएलसी के नॉर्म्स पे काम करता है, यानी जो मार्केट की जो चीजें हैं उसकी कीमतें कितनी है उसके आधार पे मिनिमम पे निकाली जाती है। उससे ही हमारा फिटमेंट फैक्टर भी कहीं ना कहीं तय होता है। कितना बढ़ेगा वेतन, फिटमेंट फैक्टर का खेल। जी हां दोस्तों, इन्होंने कुछ चीजें बताई हैं वेतन के बारे में, पेंशन के बारे में, फिटमेंट फैक्टर के आधार पे।
अब जानते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, सैलरी कितनी बढ़ेगी, पेंशन कितनी बढ़ेगी। मौजूदा न्यूनतम बेसिक पे है 18,000 7 CPC के अनुसार। अगर इसमें 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो दोस्तों आपकी बेसिक बढ़कर हो जाएगी कितनी, 34,560। और दोस्तों जो भी आपकी बेसिक पेंशन होगी उसका मल्टीपल होता है फिटमेंट फैक्टर के साथ। जैसे किसी की 18,000 बेसिक है तो आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 से, तो दोस्तों जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 8 CPC की बेसिक पे। यानी सिर्फ बेसिक सैलरी में 16,560 की सीधी छलांग लगेगी। इसके ऊपर DA, HRA, TA और बाकी भत्ते जुड़ेंगे तो हाथ में आने वाली सैलरी और भी ज्यादा होगी। जी हाँ दोस्तों, यानी किसी की अगर मिनिमम पे 18,000 है तो वो हो जाएगी 34,560। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, पे लेवल मर्जिंग। जी हाँ दोस्तों, JCM ने डिमांड करी है कि 8 CPC की पे मैट्रिक्स में लेवल को मर्ज कर दिया जाए। तो दोस्तों जो 7 CPC की पे मैट्रिक्स बनी है, जो उसमें पे लेवल है, वो दोस्तों पे लेवल मर्ज हो सकते हैं 8 CPC में, जैसे कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने डिमांड करी है। पे लेवल मर्जिंग, प्रमोशन आसान और सैलरी में बूस्ट मिलेगा। खबर यह भी है कि इस बार कुछ पे लेवल को मर्ज किया जा सकता है, जैसे दोस्तों लेवल 1+2 इक्वल टू नया A, फिर ऐसी 3+4 इक्वल टू नया B, फिर लेवल 5+6 इक्वल टू नया C। इस तरीके से जो लेवल है वो आपस में मर्ज कर दिए जाए, ऐसी डिमांड है शिव गोपाल मिश्रा जी की। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, अगर ऐसा होता है तो निचले लेवल वालों की सैलरी तुरंत ऊपर जाएगी और प्रमोशन भी जल्दी जल्दी मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर पे लेवल को मर्ज कर दिया जाता है तो इससे जो नीचे लेवल के कर्मचारी हैं, नीचे लेवल के पेंशनर्स हैं, उनको बूस्ट मिलेगा, उनकी पेंशन में, सैलरी में उनकी ज्यादा बढ़ जाएगी फिर, क्योंकि दोस्तों डायरेक्टली फिर वो अगले लेवल में चले जाएंगे अगर लेवल को डायरेक्टली मर्ज कर दिया जाए। फिर क्या लिखा है, HRA और TA पर भी असर पड़ेगा। सैलरी बढ़ेगी तो HRA और TA अपने आप नई बेसिक पर रिकैलकुलेट होंगे। शहरों की श्रेणियां जो सिटी हैं XYZ के हिसाब से HRA का स्लैब बदलेगा और TA की एंट्री भी ज्यादा होगी। जी हाँ दोस्तों, बेसिक में HRA, TA वगैरह भी आपके जुड़ जाएंगे, इससे सैलरी भी ज्यादा आपकी बढ़ेगी। फिर क्या लिखा है, बीमा कवर पे भी विचार। अभी सरकारी ड्यूटी के दौरान मृत्यु पे जो बीमा कवर मिलता है वो बहुत कम है। सूत्रों की माने तो 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाने पर भी विचार चल रहा है, ताकि परिवार को सही सुरक्षा मिल सके। जो बीमा कवर है, इंश्योरेंस कवर है, उसको बढ़ाने की भी मांग चल रही है। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, कब से मिलेगा फायदा। अभी तक 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान है कि 2026 से इसी लागू किया जाएगा। अगर सरकार 2025 के आखिर तक नोटिफिकेशन जारी करती है तो कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी और एरियर दोनों मिल सकते हैं। जी हाँ, तो सब कुछ सरकार के काम पे डिपेंड है। सरकार जितनी जल्दी पे कमीशन को बिठाएगी उतनी जल्दी पे कमीशन रिपोर्ट बनाएगा और उतनी जल्दी पे कमीशन सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा, तभी सरकार सही समय पर 8 CPC को लागू कर पाएगी। लेकिन अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं हुए, अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं करी सरकार ने। फिर क्या लिखा है, कंक्लूजन क्या है इसका, सरकार के लिए यह कदम बैलेंस माना जा सकता है। नया मैट्रिक्स बनाने का झंझट नहीं और कर्मचारी को वेतन पेंशन बढ़ोतरी का साफ फायदा। फिटमेंट फैक्टर 1.92 की चर्चा अगर हकीकत बन गई तो न्यूनतम वेतन 34,000 के पार चला जाएगा। बाकी गेंद सरकार के पाले में है। लाखों कर्मचारियों की निगाहें अब सिर्फ आधिकारिक घोषणा पे टिकी है। जी हाँ दोस्तों, सरकार दोस्तों ज्यादा मेहनत नहीं करेगी 8 CPC में, क्योंकि दोस्तों जितनी भी 7 CPC की पहली रिपोर्ट है उसी को रिवाइज कर देगी 8 CPC में। छोटी बहुत चीजें इधर से उधर कर सकती है सरकार, पे मैट्रिक्स में या फिर फिटमेंट फैक्टर पे। ये बता रहे हैं कि 1.92 के आसपास आपका फिटमेंट फैक्टर होगा, 1.92 के आसपास, जिससे आपकी बेसिक 18,000 से बढ़कर 34,000 के आसपास हो जाएगी। अब दोस्तों यहां पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं पेंशनर ने या फिर कर्मचारियों ने, कुछ सवाल हैं जिसका जवाब दिया गया। सबसे पहला यहां पे सवाल पूछा है, पे मैट्रिक्स क्या होता है। जवाब क्या दिया है, ये एक टेबल होती है जिसमें अलग अलग लेवल पर सैलरी की सीढ़ियां बनी होती है। इससे बेसिक पे और प्रमोशन दोनों आसानी से समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पे मैट्रिक्स से ही आपकी पेंशन तैयार होती है, पे मैट्रिक्स से ही आपकी सैलरी तैयार होती है। साथ में इसमें DA भी इंक्लूड होता है।
साथ ही साथ HRA भी इंक्लूड होता है अलग से। मैं सैलरी पर्सन की बात कर रहा हूं। बाकी जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन बनती है बेसिक पे का 50%, यानी जो पे मैट्रिक्स में जितनी भी बेसिक दी है अगर आप उसका 50% करेंगे तो वो आपकी पेंशन बनेगी। तो पे मैट्रिक्स तो ये होती है। फिर क्या बताया, फिटमेंट फैक्टर कैसे काम करता है। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है। इसे मौजूदा बेसिक वेतन से गुणा करने पर नई बेसिक सैलरी मिलती है। जी हां दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर का जो रोल है वो है मल्टीप्लायर का। जी हां दोस्तों, मल्टीप्लाई करते हैं फिटमेंट फैक्टर से, तभी दोस्तों नई बेसिक पेंशन निकाली जाती है और उससे ही बेसिक पे भी निकाली जाती है। तो फिटमेंट फैक्टर का काम है मल्टीप्लायर का। फिर क्या लिखा है, क्या 8वां वेतन आयोग 2026 से ही लागू होगा, सवाल पूछा। हां, यही अनुमान है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि सरकारी करेगी। जी हां दोस्तों, 8 CPC का जो फायदा मिलेगा वो 1/1/2026 से ही मिलेगा, भले सरकार उसे 2027 में दे या फिर 28 में दे। फिर क्या लिखा है, क्या HRA और TA भी बदलेंगे। जी हां, नई बेसिक सैलरी पर HRA और TA कैलकुलेट होते हैं, इसलिए इसके बढ़ने की पूरी संभावना है। जी हां दोस्तों, HRA भी बढ़ेगा और TA भी बढ़ेगा सैलरी पर्सन के लिए। क्या सभी लेवल्स के कर्मचारियों की सैलरी एक समान बढ़ेगी। नहीं, फिटमेंट फैक्टर तो समान रहेगा, लेकिन सैलरी बढ़ोतरी मौजूदा लेवल और पे बैंड के हिसाब से अलग अलग होगी। जी हां दोस्तों, सवाल पूछा गया कि सबको सैलरी पेंशन एक जैसी मिलेगी, बिल्कुल नहीं। जी हां दोस्तों, डेजिग्नेशन के हिसाब से, रैंक के हिसाब से आपका पे लेवल अलग होगा, तो उसके हिसाब से आपकी पेंशन सैलरी डिसाइड होगी। हालांकि फिटमेंट फैक्टर सबको एक जैसा ही दिया जाएगा, लेकिन सैलरी और पेंशन हर एक कर्मचारी की पेंशनर्स की अलग होगी। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके सामने लेके आया था। इन्होंने बता दिया कि भारत सरकार ज्यादा मेहनत नहीं करेगी 8 CPC में। 1.92 फिटमेंट फैक्टर आपको दिया जा सकता है। साथ ही साथ जो पे मैट्रिक्स है 8 CPC की, वो पे मैट्रिक्स बिल्कुल सेम हो सकती है 7 CPC की पे मैट्रिक्स के अनुसार। तो दोस्तों ये सारी जानकारियां थी जो मैंने आपको दे दी। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप अपने विचार भी नीचे रख सकते हैं, जो भी आपके सुझाव हैं। ऐसी जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।